हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हमारा क्या है, हमारा आज का चौथा और पांचवा भाग है। किसका? भक्ति काल का। ठीक है, चौथा और पांचवा भाग है। पहला क्वेश्चन है कि संतों के यहाँ नारी की किस रूप की कड़ी आलोचना हुई? ठीक है, पत्नी के रूप में, कामनी के रूप में, या फिर वैश्या रूप में, या फिर प्रेममयी रूप में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कामनी के रूप में इनकी कड़ी आलोचना हुई। किसके? संतों के यहाँ। किसकी? नारी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद के कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऋग्वेद का कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? यहाँ पे कौन थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर 1 है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद के कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि नल दमयंती। क्या है? नल दमयंती है। ठीक है, क्या नल दमयंती है, या फिर उषा अनिरुद्ध है, या फिर पूर्वा उर्वशी है, या फिर सीरी फरहाद है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पूर्वा उर्वशी। क्या हो जाएगा? पूर्वा उर्वशी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? इनमें से कौन सी दशा है जो हाल की दशा में गिनी जाती है, ये बताना है। ठीक है, हाल की दशा में शरीयत, या फिर नासूत, या फिर तरीकत, या फिर हकीकत? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नासूत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नासूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, किसने माना? डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि किसे माना है? ऑप्शन नंबर 1 है कि, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि क्या चंद्रायन को माना है? क्या चंद्रायन को माना है, या हंसावली को, या मृगावती को, या फिर पद्मावत को? क्या होगा इसका राइट आंसर? डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, हंसावली को माना है। किसको माना है? तो हंसावली को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? ना, रति माने होता है क्या? रस, है ना। चैतन्य संप्रदाय, या फिर निम्बार्क संप्रदाय, या फिर वैष्णव सहजिया संप्रदाय, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सूरदास को, विद्यापति को, नंददास को, या फिर वल्लभाचार्य को है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या कि विद्यापति को है हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुंवर के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ब्रजेंद्र कुंवर के रूप में ऑप्शन नंबर ए है सखी संप्रदाय, बी है चैतन्य, सी है निम्बार्क, और डी है क्या? राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एक सेकेंड,
नेक्स्ट है कि नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, विठलनाथ ने या फिर कुंभन दास ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, विठलनाथ ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से असंगत है। निम्न में से असंगत क्या है? एक अनेकार्थ मंजरी नंददास की है, युगल शतक श्री भट्ट का है, या फिर रास पंचाध्यायी कृष्णदास की, या फिर यूसुफ जुलेखा शेखर निसार का है। तो यहाँ पर क्या है? असंगत। ठीक है, कौन सी कृति किसकी है? तो यहाँ पर रास पंचाध्यायी कृष्णदास की नहीं है। ठीक है, रास पंचाध्यायी कृष्णदास की नहीं है, यही क्या है? असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? किसके उपरांत, किसके अलावा? सूरदास के अलावा और कौन से कवि थे जो सर्वाधिक प्रतिभाशाली और विद्वान थे? क्या रसखान थे, या नंददास, या फिर कृष्णदास, या फिर चतुर्भुज दास? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नंददास। ठीक है, नंददास को कृष्णदास के साथ साथ नंददास को भी सर्वाधिक प्रतिभाशाली और विद्वान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ये बताना है। क्या चंद्रबरदाई की, या फिर तुलसीदास, या फिर विद्यापति, या फिर जगनिक? तो यहाँ पर किस महाकवि के अनुसार है ना? तो यहाँ पर किसके अनुसार? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, चंद्रबरदाई के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? चंद्रबरदाई के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की? किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ये बताना है। क्या सूरदास ने, या नंददास ने, या फिर ध्रुवदास ने, या फिर रसखान ने? कृष्ण के भक्त ने किसने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ध्रुवदास ने। किसने किया? तो ध्रुवदास ने किया। नेक्स्ट है कि गोकुल सर्वे गोपाल उपासी, गोकुल सर्वे गोपाल उपासी पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास का, मीरा का, रसखान का, या ध्रुवदास का? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, सूरदास का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर सागर कैसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, सूर सागर कैसी चली आती हुई गीत काव्य, सूर सागर क्या है? गीत काव्य है। किसका लिखा हुआ है? सूरदास का। क्या है? नागेंद्र का कथन है, या फिर प्रभुदयाल मित्तल का है, या फिर आचार्य शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आचार्य शुक्ल का है। किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? आध्यात्मिकता से जोड़ा है। यहाँ पर नंददास ने किस ग्रंथ को रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए किसको किसको जोड़ा है? कृष्ण को, वृंदावन को, और मुरली गोपियों को आदि को प्रतीक मान करके क्या किया? आध्यात्मिकता से जोड़ा है। ये किस में जोड़ा है? किस अपनी रचना में जोड़ा है ना, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि रास पंचाध्याय में, या फिर सिद्धांत पंचाध्याय में, या फिर विरह मंजरी में, या फिर मान मंजरी में। ये सारी किसकी रचना है? नंददास की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिद्धांत पंचाध्याय में इन्होंने इन सभी प्रतीकों को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? क्या सवैया का किया गया, या पद का, या दोहा का, या फिर रोला का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है रास पंचाध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं ये बताना है।
क्या वल्लभ संप्रदाय के हैं, या निम्बार्क संप्रदाय के, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के, या फिर चैतन्य संप्रदाय के हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। ठीक है, कौन? ध्रुवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोधन का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? किस रचना में? किसकी? रसखान की। कि मालिनी राधा बनी थी और माली कृष्ण। क्या प्रेम वाटिका, या फिर सुजान रसखान, या फिर अष्टछाप, या फिर दान लीला में? क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो रसखान की हैं। ठीक है, तो इसमें किया गया था प्रेम वाटिका में। प्रेम वाटिका में राधा को मालिनी और कृष्ण को माली मान करके वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, बृजेंद्र स्नातक का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो क्या मलकत नहीं है, या फिर शरीकत नहीं है, या फिर मरीफत नहीं, या फिर हकीकत नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मलकत। मलकत शामिल नहीं है सूफी साधना के मुकामों में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या भाग 5। ठीक है, भाग 5 है। तो भाग 5 का पहला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने किस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ठीक है, आचार्य शुक्ल ने किस प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? चंदायन को, मधुमालती को, सत्यवती कथा को, या फिर मृगावती को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मृगावती को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं कुछ और रचनाकार हैं कि ये कौन सी रचना किसकी नहीं है ये बताना है। क्या ज्ञानदीप की, शेख नबी, रूप मंजरी मंझन की, या फिर चिताई वार्ता नारायण दास की, या फिर रस रतन पुरकर की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा असंगत है? तो रूप मंजरी मंझन की नहीं है। ठीक है, मंझन की नहीं है तो किसकी है कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जयसी को भूमिपुत्र कहा है? किसने जयसी को भूमिपुत्र कहा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि किसने जयसी को भूमि पुत्र कहा है। ठीक है, किसने जयसी को भूमिपुत्र कहा है? आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, या फिर विजयदेव नारायण शाही ने? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है किसको? जयसी को भूमिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि आखिरी कलाम नामक पुस्तक जयसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? बाबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के, या फिर अकबर के? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाबर के शासनकाल में इन्होंने आखिरी कलाम की रचना की थी। नेक्स्ट है कि किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा का, मधुमालती का, मृगावती का, या फिर चित्रावली का? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर सत्यवती कथा का ये नायक है कौन? राजकुमार ऋतुपर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्मान की चित्रावली में किस सहे वक्त की प्रशंसा की गई है? उस्मान की चित्रावली में किस सहे वक्त की प्रशंसा की गई है? बाबर की, हुमायूं की, या फिर अकबर की, या फिर जहांगीर की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, जहांगीर की प्रशंसा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसी के पद्मावत में कितनी अर्धलियों के बाद दोहा है? जयसी के पद्मावत में कितनी अर्धवलियों के बाद दोहा है? 5, या फिर 8, या फिर 7, या फिर 6? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 7 अर्धवलियों के बाद दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है?
ऑप्शन नंबर 1 है कि इंद्रावती में, 2 है अनुराग बांसुरी में, 3 है कथा चित्रावली में, या फिर हंस जवाहिर में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुराग बांसुरी में। किसमें है? तो अनुराग बांसुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि पद्मावत में है, या हंसावली में है, या फिर माधवा नल काम कंदला में है, या फिर माधु मालती में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माधवा नल काम कंदला में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे कि किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भारी चौपाइयां कही गई हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि पद्मावत में। इसमें या क्या पद्मावत में, या आखिरी कलाम में, या अखरावट में, या फिर किसी में नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर अखरावट में। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के चौपाइयां बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्य में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्य में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? क्या यूसरदास का, या नंददास का, या चिताई का, या फिर सूरदास पंजाबी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास पंजाबी का। किसका किया है? तो सूरदास पंजाबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो धनी बिरहे जरी मुहि तेहिक धुआं हा लग में धनी शब्द किसके लिए आया है? हा लाग में धनी शब्द किसके लिए आया है, ये बताना है। क्या पद्मावती के लिए आया है, या मधुमालती के लिए, या नागमती के लिए, या फिर मृगावती के लिए आया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागमती के लिए ये शब्द आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमाख्यान मूलक काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा की गई है, किसमें की गई है? किस रूप में की गई है? असत्य के से अधिक, या फिर कठोर यथार्थ अधिक, या फिर तार्किकता अधिक, या फिर अतिशोक्ति अधिक। ठीक है, अतिशोक्ति माने बढ़ा चढ़ा करके। ठीक है, तो इसमें अतिशोक्ति से भी अधिक स्वाभाविकता की अपेक्षा की गई है। अपेक्षा मतलब कि उम्मीद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना का श्रेय जाता है? किसकी दृष्टि से? संख्या की दृष्टि से। क्या कुतुबन को, या फिर जान कवि को, या फिर पुहकर को, या फिर मंजन को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुहकर को। पुहकर को सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से प्रेमाख्यान रचनाओं का श्रेय जाता है रचना करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि में रामायण किस कवि ने रचना की है? गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि प्राणचंद चौहान ने, हृदयराम ने, या फिर कपूरचंद त्रिखा ने, या फिर माधव दास ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कपूरचंद त्रिखा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा का अंतिम कवि है? मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा का अंतिम कवि कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है कि नाभादास, 2 है अग्रदास, 3 है कृपाराम, और 4 है हृदयराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कृपाराम। ठीक है, कृपाराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जग सुहाए मिथ्यारी सजनी हवा हो मिट जासी, उक्त पंक्तियां किस उपासिका की हैं? उक्त पंक्तियां किस उपासिका की हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या सहजोबाई की हैं, या फिर अंडाल की हैं, या फिर मीराबाई की, या फिर राबिया की हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी का सबसे विवादित विषय था? साहित्य लहरी का सबसे विवादित विषय कौन सा था?
क्या यहाँ पर विषय वस्तु थी या काव्य रूप था या फिर भाषा शैली थी या फिर प्रामाणिकता में विवाद था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विषय वस्तु सबसे ज्यादा विवादित था किसमें? साहित्य लहरी में। और एक किसकी रचना है? तो सूरदास की। नेक्स्ट है कि दृष्टिकूट पद से तात्पर्य है। दृष्टिकूट पद से क्या तात्पर्य है ये बताना है। क्या दृष्टि गोचर नहीं होने वाले पद हैं ये, या फिर शब्द चमत्कार से युक्त शब्द हैं, या फिर दृष्टांत प्रस्तुत करने वाले पद हैं, या फिर कूटनीति से संबंधित हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शब्दार्थ चमत्कार से युक्त ये शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्दार्थ चमत्कार से युक्त ये क्या है? शब्द हैं। कौन से? दृष्टिकूट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जान कवि की रचना नहीं है। कथा रूप मंजरी, कथा कनकवती, या फिर कथा मोहिनी, या फिर कथा कलांदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कथा कलांदर इनकी रचना नहीं है किसकी? जान कवि की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सीरीज 1000 क्वेश्चन की चल रही है। ठीक है, और इसमें भक्ति काल के 10 प्रैक्टिस हैं, टॉपिक वाइज है। ठीक है, आदिकाल से लेकर के टॉपिक वाइज 10 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, वो पूरे के पूरे मैं कराऊंगी। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए, बहुत सारा इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।